हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैनी डॉग एंड मूवी टाइम। आज मैं आपको एक हॉलीवुड मूवी डे आफ्टर टुमारो को एक्सप्लेन करूंगी। तो जिसमें जिस तरीके से आज हम पृथ्वी के संसाधनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, और वह हर चीज की जा रही है जिससे कि दिन पे दिन उन चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कभी कहानियों में हमने सुनी थी। क्या अगर वो चीज सच में हमारे साथ हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी। अटलांटिका महासागर के बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें जैक जो अपनी टीम के साथ बर्फ के सैंपल ले रहा है। इसी बीच वहां एक तेज का झटका आता है जिससे एक लंबी दरार बन जाती है और उसकी जो मशीन होती है उस दरार में गिर जाती है। पर सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ यह है कि इनके लिए हुए सैंपल भी उसी में गिर जाते हैं। लेकिन जैक उसमें छलांग मारता है और अपने जान की बाजी लगाकर उन्हें ले आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती है। सीन शिफ्ट होता है और हम न्यू दिल्ली में हो रही वर्ल्ड लीडर की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें जैक सभी को बताता है कि अंटार्कटिका वो गया था जहां उसने सैंपल से पता चला है कि वहां एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वह इतनी तेजी से पिघल रहा है कि उसका पानी बन गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना पूरी दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसका अंजाम क्या होगा आप सभी जानते हैं। इतने में यूनाइटेड नेशन का चीफ कहता है कि इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा देगा कौन? कोई क्या कंट्री इस पैसे को दे सकती है? यह सुनते ही किसी का हाथ नहीं उठता है। जो देख जैक ने कहा कि आने वाले समय में धरती का तापमान इतना गिर जाएगा कि एक आइस एज की शुरुआत होगी। सूरज कई सालों तक नहीं निकलेगा, लोग भूख और ठंड से मर जाएंगे। ऐसे में अगर हमने कोई फैसला नहीं लिया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। इसमें हमारी पूरी पृथ्वी पानी में डूब सकती है। 2 महीने बाद एक वेदर रिपोर्ट को देखते हैं, जिसमें अचानक से एक जगह का तापमान गिर रहा है। जो देख वो आदमी अपने सीनियर को बुलाता है। इस बीच दुनिया के दूसरे कोने यानी टोक्यो में हम देखते हैं कि काफी टाइम से बारिश लगातार होती जा रही है। लेकिन आज कुछ बहुत अजीब होता है। आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई ऊपर से इन्हें फेंक रहा हो, और इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं। पर किसी को कुछ पता नहीं था। दूसरी ओर जैक जो अपने घर लौट आया, उसे पता चला कि उसका बेटा हेनरी जो काफी इंटेलिजेंट है, पर उसे स्कूल में फेल कर दिया गया है। ये जानकर जैक बहुत हैरान था कि कैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद अपनी टीचर से ज्यादा समझदार है। जिसके चलते वो टीचर को बहुत सुनाता है कॉल पर। लेकिन आज हेनरी को न्यूयॉर्क भी जाना है एक क्विज शो के लिए, इसलिए वो प्लेन में चढ़ता है और कुछ देर बाद किसी भारी झटके का एहसास होता है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो जाता है। फिर ये न्यूयॉर्क भी पहुंच जाते हैं। वहां बहुत ट्रैफिक लगा था, इसलिए सभी बच्चे टैक्सी से उतरकर पैदल चलने लग जाते हैं। तभी हेनरी को आसमान में बहुत अजीब और डरावना सा दिखाई देता है। लाखों की तादाद में चिड़िया चिल्लाते हुए दूसरी ओर भाग रहे थे, मानो उन्होंने कुछ देख लिया हो और सभी को बताना चाह रहे हो। लेकिन किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। शायद ठंड के कारण वो दूसरी जगह जा रही थी। खैर, अब ये अपने कंपटीशन के लिए चले जाते हैं। शो को शुरू किया जाता है। उधर हम एक सीनियर प्रोफेसर को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें उस आदमी ने कॉल किया था, जिसने सबसे पहले उस तापमान को गिरते हुए देखा था। जब प्रोफेसर इस चीज को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कोई मैकेनिकल ग्लिच हो सकता है। लेकिन यह चीज एक नहीं बल्कि 4 जगहों पर हो रही थी, जो काफी डरावने वाली बात थी। इतनी तेजी से तापमान कैसे गिर सकता है? उधर न्यूयॉर्क में मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। तेज तूफान के साथ भारी तूफान आने की संभावना भी है। वहीं प्रोफेसर फॉरेन जैक को कॉल करते हैं, क्योंकि उस दिन दिल्ली में हुई मीटिंग में सभी लोग शामिल थे। वे जैक से कहते हैं कि तुमने जो कहा था, महासागर में अब तापमान गिरेगा। उत्तरी दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह अब पानी बन चुके हैं। जैक कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होने में तो कई साल लग सकते हैं। लेकिन अब वह प्रोफेसर की भेजी हुई रिपोर्ट को देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। यह सब तो सच हो रहा है। जैक का कहना था कि ये जो कुछ अभी हो रहा है वह तो कई साल पहले हुआ था। अब इसका क्या सॉल्यूशन है उन्हें खुद नहीं पता। उधर हम देख पाते हैं कि मौसम विभाग वाले
सभी को कह रहे हैं कि जो कोई लॉस एंजलिस में रहता है वह वहां से बाहर जाए, क्योंकि उसकी ओर कई किलोमीटर की स्पीड से हवाएं आ रही हैं जो सब कुछ उड़ाकर ले जाएंगी। यह बात सच भी है, क्योंकि जब हम उन नज़ारों को करीब से देखते हैं तो एहसास हो जाता है वाकई में यह बहुत ही भयानक है। एक दो नहीं बल्कि कई सारे टोर्नाडो लॉस एंजलिस को जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं, जिसमें ना जाने कितने हजारों लोग मारे जाते हैं। सारी वापस आने के वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी हेनरी अब वहीं फंसा रह गया है। उधर अब मीटिंग का सिलसिला बढ़ रहा है, क्योंकि वह तूफान थोड़े समय के लिए थम गया था। उस मीटिंग के बीच यूनाइटेड नेशन के हेड भी शिरकत लेते हैं, जिनके सामने जैक बताता है कि जो आप कुछ अभी देख रहे हैं, मेरी थ्योरी के हिसाब से ये कई सालों बाद हो रहा था, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि उत्तरी महासागर की चट्टानों में दरारें पाई गई हैं, जिसने ना जाने कितने बड़े ग्लेशियर पिघल गए हैं। उसमें से जो पानी निकला होगा वह कितना ठंडा और कितना ज्यादा होगा, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। वह जाते जाते सभी से कहता है कि हम अभी एक भयानक क्लाइमेट चेंज में एकदम किनारे बैठे हुए हैं, तो सभी को तैयार हो जाना चाहिए, ये क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ ऐसे लोग जो उसकी बात से सहमत भी होते हैं, इसलिए वो अपने साथ उन्हें चलने को कहता है, जो जाकर कई घंटों की रिसर्च करके खुद बनाए हुए मॉडल की मदद से जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अगले ही दिन वाइस प्रेसिडेंट के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें जल्द से जल्द शहरों को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अगले दिन ऐसा कुछ होने की उम्मीद है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। लेकिन प्रेसिडेंट उसे यह कहकर ठुकरा देता है कि तुमने यही चीज दिल्ली में कही थी कि कुछ साल बाद होने वाला है, पर तुम्हारी थ्योरी गलत निकली, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। उनकी बातों से मायूस जैक, उसे पूरा अंदाजा है कि दुनिया पलटने वाली है। एक और हम लंदन की एक रॉयल फैमिली को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से रशिया की ओर जा रहे हैं। तभी अचानक वहां कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है। इतनी ठंड में वो 3 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन अचानक वहां का तापमान गिरने लगा, जिसके कारण यह हुआ कि हेलीकॉप्टर में वह सभी थे जो ठंड के मारे जम गए, काम करना बंद कर दिया। उसे कुछ ही देर बाद किसी का कोई भी अता पता नहीं लगा, न जाने वह बर्फ में कहाँ दफन हो गए। पूरा रॉयल परिवार। वहां जैक कभी भी अपनी रिसर्च में लगा हुआ था, किसी भी हाल में उसे जड़ तक जाना था और पता करना था कि कब तक यह खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वहां न्यूयॉर्क में जो चीजें तेजी से बदलने लगी थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, सीवर ओवरफ्लो होने लगे थे, महासागर में एक लहरों का बवंडर इनकी ओर आ रहा था। हेनरी फौरन भागकर एक बिल्डिंग में जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वह फंसे हुए लोगों की जान भी बचाता है। उधर हम नजारे को देख पाते हैं जो शायद आने वाले कल का सच होगा। समंदर अपनी सतह छोड़कर अपने पुराने रास्ते की ओर आना शुरू कर दिया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पानी में समा गई है। पूरा न्यूयॉर्क देखते देखते पानी में डूब जाता है। दूसरे सीन में जैक को पता चलता है कि अगले 3 और बवंडर हैं जो किसी बुर्ज खलीफा जितने बड़े हो सकते हैं, वो इसी ओर आ रहे हैं। वो प्रोफेसर की रिपोर्ट को सेंड करता है और इन्हें इस बारे में आगाह करता है। ये टोर्नाडो घंटे में पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और जब यह ठंडे हो जाएंगे और अगर हमारी किस्मत में जिंदा होना लिखा होगा तो एक हम नई पृथ्वी देख पाएंगे जो बर्फ की चादर से ढकी होगी और तापमान होगा 0 के पार। अब जितनी जल्दी हो सके आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि वह आपकी ओर आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर यह कहकर मना कर देते हैं कि अब बहुत देर हो गई है। वहीं दूसरी ओर हेनरी भी अब खुद की जान बचाने में लगा हुआ है। इधर से जॉन उसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हो भी जाता है। इसलिए वह अपने डैड से पूछता है क्या यह सब हो रहा है, वहां भी वही हाल है। तो वे कहते हैं कि हाँ, यह सब अभी भी चलता रहेगा। थोड़े टाइम तक तुम्हें खुद को संभालना होगा, जितना हो सके घर के अंदर रहो,
और कोशिश करो कि बाहर मत निकलना, क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। हेनरी उसके साथ एंजेलिना भी होती है, जो उसे फौरन इस ओर आने को कहती है क्योंकि पानी बढ़ रहा। इसलिए वो उसे अलविदा कहकर ही शोर आ जाता है। पर उसके माता पिता को खुशी मिलती है कि कम से कम उसका बेटा जिंदा तो है, क्योंकि न्यूयॉर्क की आधी से ज्यादा आबादी मारी जा चुकी है। तभी वहां पर मौजूद लोगों को किसी बड़ी चीज की टकराने की आवाज आती है। वो लोग फौरन बाहर खिड़की से देखते हैं। खिड़की से देखने में हैरानी से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल एक विशाल कार्गो शिप अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा है। उधर जैक डिसाइड करता है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाना जाएगा, वरना वहां मारा जाए। इसलिए ऐसा करने के उसके साथ ही उसे रोकते हैं, पर वह नहीं रुकता। लेकिन इतने में वहां पर एक सीनियर आता है जो उसे नासा में काम करता है। वह जैक को बताता है कि प्रेसिडेंट उससे बात करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम उन्हें समझाओ कि अब क्या करना है। हालांकि पहले तो जैक नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे जाना पड़ता है। वहां वह सभी से कहता है कि यह तूफान अब अगले तक ऐसे ही चलेगा रहेगा, या जब सब खत्म हो जाएगा उस दौर में चले जाएंगे जब अमेरिका जैसी कोई चीज हमारी पृथ्वी पर थी ही नहीं, यानी आइस एज में। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि अब हमें दक्षिण की ओर जाना चाहिए जितना हो सके। अभी भी कुछ लोग हैं जो उत्तर में फंसे हैं, लेकिन उनका कहना था कि वह जगह किसी कब्रिस्तान जैसी बन गई है। अगर आपने किसी को वहां भेजा तो वो शायद कभी वापस ना आए। हम दुआ कर सकते हैं कि बस घरों में रहें। वहां से पास जाने के लिए निकलता है और यहाँ प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि आर्मी को कहो कि जितना हो सके उत्तर के लोगों को ले जाए, लेकिन अब इन्होंने पूरे अमेरिका को एक दूसरी जगह ले जाना है, वह भी कुछ दिनों में। और यह बहुत बड़ी बात है कि एक असंभव सा टास्क है। वहां जिस बिल्डिंग में ठहरा हुआ था, वहां कई और लोग भी रुके हुए थे जो भूख और ठंड से परेशान थे। पर एक दिन वे बाहर देखते हैं कि जो पानी बहकर आया था वह पूरी तरह जम चुका है। इसलिए सभी लोग अब सरकार के आदेश पर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक सैफ है जो उनके जाने का गलत तरीका है। वह इतनी ठंड में पैदल नहीं चल सकते। यह बात हेनरी वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है। सभी उसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहीं रुकता है, क्योंकि पिता ने उससे कहा था कि वह आएंगे। वह जितनी देर घर में रहेंगे उतना ही बेहतर है। इसलिए वह लोगों की किताबों को जलाकर थोड़ा शांति लेते हैं और इंतजार करते हैं। मगर उसका दोस्त सैम कहता है कि तुम्हारे डैड नहीं आने वाले। वहां का उत्तरी एरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पूरा लॉस वेगस फीट कई फीट बर्फ के नीचे है। कैसे आएंगे? लेकिन हेनरी को यकीन था कि वो जरूर आएंगे, इसलिए वो उम्मीद में रहता है। उधर हेनरी अपनी पुरानी टीम को लेकर निकलता है, क्योंकि उन सभी को पता है कि ऐसी बर्फीली जगहों पर कैसे जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन रोड्स पर कई मोटी मोटी बर्फ जमी हुई है, जिनके कारण इनकी कार वहां फंस जाती है और निकलने का नाम नहीं लेती। इसी वजह से वहां से जो लोग छोड़कर पैदल बढ़ते हैं, इसलिए अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक रखा है। इससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता आगे क्या है। और इसके चलते सबसे पीछे वाला बंदा चल रहा था और वह एक शीशे पर पैर रख देता है जो कि टूट जाता है, और वह सभी उसके अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे से बंधे हुए थे। लेकिन जैक आखिरी समय पर हुक लगा देता है, जिसके कारण वो रुक जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपना सारा सामान नीचे छोड़ना पड़ेगा, जिसमें इसमें जिसमें खाना पानी रखा हुआ था और भी बहुत। हालांकि जैक का दोस्त उन सामानों को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जैक उसे समझाता है अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा वो हम सब मरे जाएंगे। वो उसकी बात मान लेता है, जिससे बाद वह आगे बढ़ते हैं। वहीं हेनरी, जो कि अब परेशान है क्योंकि उनकी किताबें खत्म होने वाली हैं। इस बीच एंजेलिना उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड्री को उसके लिए यहाँ पर रुका है क्योंकि एंजेलिना के पैरों में चोट लगी है, इसलिए वह चल नहीं सकती। इससे बड़ी एक और मुसीबत है, वह उसके पैर का वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और उन्हें जो
दवा चाहिए वो उनके पास नहीं है। पर तभी सैम उसे बताता है कि वह शिप पर यहाँ आया है। वो जो शिप आया है वह कार्गो है, शायद उसमें वह चीजें मिल जाएंगी जिसकी तलाश हम लोगों को है। आपको जितने भी कपड़े चाहिए हो उसमें से पैक कर लेते हैं। फिर उस शिप पर पहुंचते हैं, लेकिन जब लौट रहे होते हैं तो उनके ऊपर दो भेड़िए हमला कर देते हैं जो कि जू बाहर से आ गए थे। वो इन हमला पे करते हैं, इस पे इनका एक दोस्त घायल हो जाता है। यह लोग उसे घसीट कर जैसे तैसे अंदर ले आते हैं। इस बीच हम पृथ्वी के बाहर कुछ एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो बाहर के इस तूफान को देखते हैं। तो उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। जैक के सारे साथी मारे जा चुके थे सिवाय उसके, लेकिन अब ये आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तूफान उफान पर है। इसलिए वो वहीं कैंप लगा लेते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। 2 दिन बाद जब तूफान थोड़ा शांत होता है तो वो बाहर निकलते हैं। उस नज़ारे को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो जगह किसी बर्फ जैसी हो गई थी। सब कुछ बर्फ में ढक गया था, जम गया था। बड़े बड़े शिप वहीं जमे पड़े थे, ऊंची इमारतें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हेनरी को भी अपने बेटे के पास पहुंचना है किसी भी हाल में, इसलिए वह आगे बढ़ना शुरू करता है। अपने साथ ही बीच की उन्हें कई सारे लोगों की लाशें मिलती हैं जो दक्षिण की ओर पैदल जा रहे थे और रास्ते में मारे गए। ठंड की वजह से बड़ी मशक्कत करके इन्हें वह लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर आसरा लिए हुए थे, लेकिन अंदर जाने पर वहां किसी की आवाज नहीं आ रही थी। हैंडी टॉर्च को इधर उधर घुमाता है तो उसे एक कमरे में रोशनी आती हुई दिखाई देती है जहां पर वह सभी आग जलाकर सो रहे थे। हेनरी जब अपने पिता को देखता है तो फौरन जाकर उनके गले लग जाता है और कहता है कि डैड आपने कर दिखाया, थैंक यू सो मच। दोनों बाप बेटे इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद वहां उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अब वह प्रेसिडेंट बन चुके हैं क्योंकि फार्मर प्रेसिडेंट की तूफान में मौत हो गई थी। सभी लोग अभी मैक्सिको में जा रहे हैं जहां वह स्पीच देते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बात को नजरअंदाज करके, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने एक और गलती की है प्रकृति को बर्बाद करने की। अगर हम सही कदम पहले उठा लेते तो यह कभी ना होता, लेकिन आज के बाद हम पूरी जान लगा देंगे अमेरिका को वापस खड़ा करने के लिए। इस हादसे को हर किसी को सीख मिल जाती है कि जब ऊपर वाला कुछ बनाता है तो उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। अगर उसका कहर बरपेगा तो अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नेचर को बचाओ